नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल। और जो भी देखिए यूपीएससी या आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्ज़ाम्स जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड कंडक्ट करवाता है, चाहे वो किसी भी सेक्टर से संबंधित हो, उसके अंतर्गत हिंदी के प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन्हीं को पर्पस रखते हुए हम हिंदी के प्रश्नों का हल कर रहे हैं और उसी क्रम में हम आज एक और पेपर हल करने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो देखते हैं हिंदी के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, तुम दौड़कर चलते हो रेखांकित पदबंध का उदाहरण है। पदबंध पूछा है, किस प्रकार का पदबंध है? विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम। ऑप्शन डी एक प्रकार का सर्वनाम पदबंध है। तुम एक सर्वनाम है, इसलिए ये सार्वनामिक पदबंध है। प्रश्न संख्या 32, ठीक न्याय करना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा है। ए दौड़ धूप करना, बी दूध का दूध पानी का पानी करना, दिन में तारे दिखाई देना और धूप टूक जवाब देना। ऑप्शन बी दूध का दूध पानी का पानी करना ठीक न्याय करने का अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा है। प्रश्न संख्या 33, घरेलू शत्रु प्रबल होता है को अर्थ अभिव्यंजित करने वाली उचित लोकोक्ति है। घर का भेदी लंका ढाए, बी कंगाली में आटा गीला, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है और एक अनार 100 बीमार। प्रश्न संख्या 33 में ऑप्शन ए घर का भेदी लंका ढाए घरेलू शत्रु प्रबल होता है। कलकत्ते की राजधानी बताओ। इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह को क्या कहते हैं? आश्चर्य चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, निर्देशक या पूर्ण विराम। तो देखिए यहाँ पर पीछे जो लगा हुआ है इसे क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 34 ऑप्शन डी पूर्ण विराम। प्रश्न संख्या 35, निम्न में से मातृभाषा राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि में बल मिलता है? ए डाल्टन योजना, बी बेसिक शिक्षा, सी किंडरगार्टन और डी प्रोजेक्ट पद्धति। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा, आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बेसिक शिक्षा जिसके प्रणेता महात्मा गांधी माने जाते हैं, जिसे आधारभूत शिक्षा भी कहा जाता है, इसमें मातृभाषा राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को बल मिलता है। प्रश्न संख्या 36, प्राथमिक स्तर के पश्चात पद एवं कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर यदि हम पद्य का चयन कर रहे हैं कविताओं का, तो हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? कविता की भाषा क्लिष्ट होनी चाहिए, कविता जीवन से दूर कृत्रिम हो, कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो और कविता कल्पना जगत में विचरण नहीं करती। तो देखिए यहाँ पर सरल सा प्रश्न है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसकी भाषा क्लिष्ट नहीं सरल होनी चाहिए, जीवन से दूर कृत्रिम नहीं होनी चाहिए बल्कि जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए और कल्पना जगत में विचरण करने वाली होनी चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो। प्रश्न संख्या 36, विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहे। अच्छा लेखन करने पर असीमित प्रशंसा की जाए। विद्यार्थी के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाए। कक्षा में उचित फर्नीचर व्यवस्था की उपेक्षा की जाए। प्रश्न संख्या 37 ऑप्शन ए हो जाएगा कि विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहे। कौन? अध्यापक। तो ये लेखन कौशल के विकास के लिए पूछा गया है, क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38, विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय है। पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिकतम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए। अध्यापक द्वारा अभिप्रेरणा का ध्यान नहीं दिया जाए। विद्यार्थी अशुद्धि शब्द उच्चारण की उपेक्षा की जाए और अध्यापक द्वारा प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया जाए। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा 38 में ऑप्शन ए हो जाएगा कि पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तकें लेने, पढ़ने और अधिकतम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए, जिससे विद्यार्थी में पठन कौशल का विकास हो जाए। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है। देवनागरी लिपि की अवैज्ञानिकता, बी वर्णों की अधिकता, सी बारखड़ी का अभाव और हिंदी संस्कृत भाषा की वंशजा नहीं है। तो मातृभाषा शिक्षण की जो समस्या कौन सी है ये पूछा है, तो ये हो जाएगी वर्णों की अधिकता। प्रश्न संख्या 39 में ऑप्शन बी।
प्रश्न संख्या 40, निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान है? दैनंदिनी, पाठ्यपुस्तक, ग्रीन बोर्ड, झाड़न। प्रश्न संख्या 40 में उत्तर हो जाएगा पाठ्य पुस्तक। भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान पाठ्य पुस्तक का होता है। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करने हेतु बल दिया जा रहा है? कौन सा ऐसा साधन है जिसे अभी सबसे ज़्यादा विद्यालयों में प्रयोग किया जा रहा है? रेडियो, टेलीविज़न, ओवरहेड प्रोजेक्टर या टेप रिकॉर्डर। तो देखिए ये भाषा से संबंधित पूछा है, भाषा शिक्षण का साधन है, इसलिए ध्यान से करिएगा। ऑप्शन जो सी हो जाएगा ओवरहेड प्रोजेक्टर, 41 में आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42, भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान एवं कौशल तथा उनकी रुचियों एवं अभिवृत्तियों में कितना विकास हुआ है, इसकी सापेक्षिक जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन से दो कार्य करने होते हैं? आवृत्ति पुनरावृत्ति, बी स्थान परिवर्तन चिकित्सा, सी अस्पष्टता निवारण और डी मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या। तो भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान, कौशल तथा उनकी रुचियों एवं अभिवृत्तियों में कितना विकास हुआ है, अगर इसका हमें पता लगाना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? प्रश्न संख्या 42 में हो जाएगा ऑप्शन डी मापन, मूल्यांकन, मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या। तो एक तरह से उसको मूल्यांकन ही कहते हैं। प्रश्न संख्या 43, भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम है? तो कौन सी विधि भाषा शिक्षण में सर्वाधिक प्रयुक्त होती है? निदानात्मक, परीक्षा विधि, योग्यता परीक्षा या भावनात्मक। प्रश्न संख्या 43, ऑप्शन बी परीक्षा विधि। तो परीक्षा के द्वारा हम भाषा शिक्षण का मापन कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 44, यदि विद्यार्थी कुसमायोजन से बच रहे हैं और पढ़ने की और उनकी रुचि वृद्धि हो रही है, उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा है, तो निम्नलिखित शिक्षण कारगर समझना चाहिए? क्रियात्मक, उपचारात्मक, इकाई पाठ योजना, विद्यालय निर्माण समिति। प्रश्न संख्या 44 में ऑप्शन बी उपचारात्मक शिक्षण। तो जब हम विद्यार्थी की कमजोरियों का पता लगाते हैं तो उसे कहते हैं निदानात्मक परीक्षण, लेकिन उन कमजोरियों को जब हम दूर करते हैं तो उसे उपचारात्मक परीक्षण कहते हैं। तो यहाँ पर यदि उनकी कमजोरियाँ दूर हो रही है, वो कुसमायोजन से बच रहे हैं, उनकी रुचि में वृद्धि हो रही है पढ़ने में, उनके व्यवहार में यथाचित परिवर्तन हो रहा है, तो हमारा जो उपचारात्मक शिक्षण है वो कारगर हो रहा है। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 45 से 55 तक के उत्तर दीजिए। खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख कहने से कम हो जाता है। दैनंदिनी कार्यकलापों में सुख या दुख की जो अनुभूति होती है वह अनायास ही व्यक्त हो जाती है। बीमारी के समय हमारे मुख से हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में कई बार ओ माँ निकल पड़ता है। इस तरह से अनेक ध्वनि संकेतों की सहायता से हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का सहारा लेते हैं। यह तो हुई मौखिक अभिव्यक्ति की बात। अब लिखित अभिव्यक्ति के लिए हमें चाहिए कि विचारों को क्रमबद्धता देकर भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग करें, शुद्ध, स्वाभाविक और स्पष्ट लिखने का प्रयास करें। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते तो बहुत है मगर ठीक से लिख नहीं पाते। इसके लिए सबसे पहले किसी भी विषय पर हमें एकाग्र भाव से चिंतन मनन की ज़रूरत होती है। फिर वही चिंतन जब हमारे दिमाग में परिपक्व हो जाता है तब विचारों के अनुकूल शब्दों का चुनाव किया जाता है और भाषा के सहारे लिखा जाता है। ये गद्यांश था और इसी पर आधारित प्रश्न संख्या 45 से 54 तक के हमें उत्तर देने हैं। तो देखिए 54 प्रश्न संख्या है, रेखांकित दैनंदिनी शब्द रूप है। किस प्रकार का ये शब्द है? अव्यय, सर्वनाम, पुल्लिंग या विशेषण। 45 में ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी विशेषण। प्रश्न संख्या 46, अनुकूल का विलोम है। प्रतिकूल, विपर्याप्त, विनिहत, अनुकूलन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुकूल का विलोम होगा प्रतिकूल। तो देखिए मेरा YouTube पे वीडियो अपलोड है जिसमें मैंने विलोम शब्द जो मुख्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जिनकी आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना ज़्यादा है उससे संबंधित मैंने एक वीडियो डाल रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा वो 15 या 20 मिनट का वीडियो होगा, तो आप उसे देख लीजिए। और ये चीज़ें क्या, आप बैठ के उसको बार बार पढ़ने की बजाय आप अगर उसको सुन के याद करते तो वो आपको ज़्यादा याद हो जाती है। तो अगर आपको विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द याद करने में दिक्कत हो रही है या
आप उसे अपनी स्मृति में स्थिर करना चाहते हैं तो आप उन वीडियो को देखकर विलोम शब्द और ये याद कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 47, चिंतन शब्द का सही संधि विच्छेद है। चित धन तन, चिम धन तन, चिन धन तन, चिन धन तन। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा चिंतन में ऑप्शन बी, चिम धन तन। तो ये म के स्थान पर न हो गया है, क्योंकि बाद में त है ना, त थ द ध न, तो म के स्थान पर भी इसका पंचम त वर्ग का पंचम वर्ण होके चिंतन बन गया है। प्रश्न संख्या 48, अभिव्यक्ति सामासिक पद में समास निहित है। द्विगु, अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुव्रीहि। प्रश्न संख्या 48, अभिव्यक्ति में कौन सा समास है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अव्ययी भाव। अभी उपसर्ग आ रहा है, तो उपसर्ग जिसके पूर्व में होते हैं वो प्रधानतः अव्ययी भाव समास ही होते हैं। प्रश्न संख्या 49, अपवाद स्वरूप दूसरे भी होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जहाँ उपसर्ग है वहाँ सिर्फ अव्ययी भाव ही होता है, लेकिन मुख्यतः जहाँ उपसर्ग आ जाते हैं वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ए दिमाग, बी मगर, सी अनायास, डी मुंह। प्रश्न संख्या 49 में ऑप्शन सी हो जाएगा अनायास। इसका अर्थ होता है सहसा या अचानक ही। प्रश्न संख्या 50, बीमारी शब्द के सही पर्यायवाची है। मनोदशा, रुग्ण, उपशमन। बी अस्वस्थ, रुग्ण, व्याधिग्रस्त, सी आदि, व्याधिग्रस्त, आदिग्रस्त, डी अशक्त, रोगग्रस्त, रोगयुक्त। जो बीमारी शब्द उसके सही पर्यायवाची होगा अस्वस्थ, रुग्ण और व्याधिग्रस्त। तो व्याधि भी बीमारी को कहते हैं और रुग्णता भी बीमारी को कहते हैं। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 51, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। कनिष्ठ, स्पष्ट, गरिष्ठ, वरिष्ठ। तो यहाँ आंसर जो होगा ऑप्शन बी, स्पष्ट। ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, बाकी तीनों अशुद्ध है। तो देखिए, एक इससे संबंधित मैं एक वीडियो और लेके आऊँगी जिसमें जो ये चारों विकल्प दिए हुए हैं उनकी विस्तृत व्याख्या भी करूँगी कि अगर गलत है तो क्यों है। तो ये सिर्फ प्रश्न और उत्तर, ताकि आप इसका रिवीजन कर सकें फटाफट। आपके दिमाग में एक आंसर क्लिक होना चाहिए प्रश्न को पढ़ते ही, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, अन्यथा आपको पुनः प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रश्न संख्या 52, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे कहते हैं। ध्वनि, समय, वर्णमाला, भाषा, भावानुकूलित। तो सरल सा प्रश्न है, हम अपने विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ तो भाषा के माध्यम से ही कर पा रही हूँ, अन्यथा ना तो आप मुझे देख सकते हैं और न मैं आपको देख पा रही हूँ। इस प्रकार से अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हम जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे भाषा कहते हैं। निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द नहीं है, अर्थात ऐसा शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। अनेकार्थी शब्द है। सात, स्वभाव, सादात, सामन। प्रश्न संख्या 53 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वभाव। ये अनेकार्थी शब्द है, एकार्थी शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 54, बीमारी के समय हमारे मुंह से हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में कई बार ओ माँ निकल पड़ता है। रेखांकित शब्द है, ये किस प्रकार का शब्द है ओ माँ? जातिवाचक संज्ञा, अव्यय, पदार्थवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये जो है ओ माँ एक प्रकार का अव्यय है। 54 में ऑप्शन बी। अब गद्यांश पर आधारित पुनः प्रश्न है। प्रश्न संख्या 55 से 59 तक के उत्तर दीजिए। पहले गद्यांश देखेंगे, उसके बाद उत्तरों को देखेंगे। अब तो कंप्यूटरों की सुविधा हो जाने से न सिर्फ पेज बनाने में सुविधा हो गई है, पहले की अपेक्षा काफ़ी आकर्षक तरीके से साफ सुथरा पेज बनाना संभव हो गया है, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर खबरों को भेजना और पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया है। पहले ये सुविधा नहीं थी। अब तो कई अखबारों में पेज दिल्ली में तैयार हो जाते हैं और देश के दूसरे शहरों में भी जस के तस भेज दिए जाते हैं। इस तरह पूरे देश में एक ही तरह की साज सज्जा के साथ अखबार पढ़े देखे जा सकते हैं। खासकर हम अखबार अपने संपादकीय पृष्ठ इसी तरह प्रकाशित करते हैं। इसी तरह अंग्रेजी अखबार तो अब तैयार कहीं और होते हैं और प्रकाशित कहीं और होते हैं। अंग्रेजी अखबार हिंदू ने पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया। तो देखिए, हिंदू क्या है? एक प्रकार का अंग्रेजी अखबार है। वह चेन्नई में तैयार किया जाता था
और उसका दिल्ली के आसपास बिकने वाला संस्करण हरियाणा से गुड़गांव में छपता था। अब इस तकनीक का इस्तेमाल लगभग सभी बड़े अखबार करने लगे हैं। तो देखिए आपके लिए जीके का क्वेश्चन तैयार हो गया कि अंग्रेजी अखबार हिंदू और चेन्नई में तैयार होता था। तो हिंदी के साथ साथ में आपका जीके भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। देखेंगे प्रश्न संख्या 55। रेखांकित अपेक्षा शब्द का अर्थ है अनादर, आकांक्षा, अस्वीकृत, अवहेलना। तो अपेक्षा का क्या अर्थ होता है 55 प्रश्न संख्या में? आकांक्षा। और देखिए इसके दो उत्तर भी माने गए थे, अनादर और आकांक्षा। तो दोनों ही उत्तर सही माने गए हैं, अपेक्षा, आकांक्षा। प्रश्न संख्या 56। निम्नलिखित में से भूतकाल का सही उदाहरण है? पूरे के पूरे पेज को भरना आसान हो गया है। पूरा अंग्रेजी अखबार तो अब तैयार कहीं और होते हैं, पहले ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अंग्रेजी अखबार हिंदू द्वारा पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर जो भूतकाल की क्रिया है सरल सा है, जो हो चुका है वहाँ भूतकाल का प्रयोग होता है। तो पहले ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है? काफ़ी, काबिल, काफूर, कापुरुष। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है उसका पता लगाना है हमें। इस प्रश्न संख्या 57 में जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन काफ़ी, ये स्त्रीलिंग है। इस तो बाकी जो बच्चे हैं वो सारे काबिल, काफूर, कापुरुष ये सब पुल्लिंग है। तो देखिए इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होता है हिंदी में, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन संस्कृत भाषा को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, क्योंकि वहाँ एक नपुंसक लिंग करके भी लिंग 3 होते हैं, लेकिन हिंदी में दो ही लिंग होते हैं। तो यदि स्त्रीलिंग है तो ठीक है, और अगर स्त्रीलिंग नहीं है तो फिर पुल्लिंग में आ जाएगा। लेकिन वहाँ संस्कृत भाषा में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग करके 3 लिंग होने के कारण वहाँ ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन यहाँ ऐसी संशय की स्थिति नहीं होती है। तो कापुरुष, काफूर, काबिल ये सब पुल्लिंग है। तो हो सकता है अगली बार एग्जाम्स में इनमें से कोई शब्द देखे पूछ ले कि निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, तो इनका भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 58। इस तकनीक का इस्तेमाल किया में रेखांकित का बहुवचन बदलने पर होगा। इस तकनीक को बहुवचन में बदलना है। इन तकनीक, इस तकनीक, इन तकनीकों और हम तकनीक। तो यहाँ पर 58 में ऑप्शन सी इन तकनीकों। तो ये तकनीक से तकनीकों बहुवचन में परिवर्तित हुआ है। प्रश्न संख्या 59। निम्नलिखित में से शब्द का हिंदी मानक रूप है? खास, संभव, तैयार, पेज। तो देखिए हिंदी मानक रूप किस शब्द का है? प्रश्न संख्या 59 में ऑप्शन बी संभव, ये हिंदी का मानक रूप है। सावन शब्द का शुद्ध हिंदी रूप है? श्रवण, शावन, चावन, श्रावण। तो देखिए जो शब्द शुद्धि होती है, जिसमें किस प्रकार का शब्द शुद्ध है और अशुद्ध है, तो उसमें ऑप्शन डी हो जाएगा श्रावण। इसके अतिरिक्त श्रृंगार, श्रृंखला और त्योहार, मुमूर्षु, मुमुक्षा, इस प्रकार के कुछ शब्द भी हैं, जिन्हें मैंने उनसे संबंधित वीडियो में जहाँ पर ये शब्द आए हैं उसके बारे में बताया है, तो आप उसे देख सकते हैं। वो भी शब्द शुद्धि में मुख्यतः पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 60 प्रश्न थे जिनका हमने अध्ययन कर लिया, और इससे विस्तृत व्याख्या में एक और वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें करूँगी जिसमें चारों विकल्पों की व्याख्या होगी। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आया तो इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके पास ही स्थित बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि उससे आने वाली वीडियो से जो भी संबंधित नोटिफिकेशन होंगे वो आपको मिल जाएंगे। और ये जो छोटी छोटी तैयारी है वो आपके आने वाली परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। आपको अभी आभास नहीं हो रहा है इस बात का, क्योंकि आपको यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो अवेलेबल होते हैं कि हमारा दिमाग ऐसे स्टंट हो जाता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। लेकिन जब यही प्रश्न आप परीक्षाओं में देखेंगे और आपके दिमाग में वो मैपिंग स्टार्ट हो जाएगी चलना कि हाँ ये हमने वीडियो देखा था यूट्यूब पे और ये क्वेश्चन उसी में से है, ये वाला भी उसी में से, ये भी उसी में से है, तो उस समय आप सारा जो आपका स्ट्रेस होगा उसको भूल जाएंगे
और आपके दिमाग में वही चीज़ें चलेगी कि हाँ, हम ये वीडियो हमने देखा और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ है। क्योंकि ये जो सारे वीडियो मैं डाल रही हूँ, इनमें सभी जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का ही हल है। तो आने वाली परीक्षाओं में भी इन्हीं के वापस रिपीट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। 80% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि व्याकरण में आप संज्ञा सर्वनाम इसमें क्या बदलोगे, बस केवल पूछने का तरीका अलग होता है। अगर आपको आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, आपके सक्सेस होने के चांस उतने ही ज़्यादा होते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।